जम्मू कश्मीर में जब बहुजनों की हक की बात हो, उनको हक दिलवाने की कोई बात की जा रही हो, तो अमर शहीद भगत अमरनाथ का ज़िक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? 1 जून को उनका 1 जून को उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि भगत अमरनाथ की संघर्ष से बहुजन समाज के लोगों ने क्या सीखा? बात सिंपल ये है कि ये जो उनकी जीवनी है ना, हुँ, उनकी घरवाली का नाम वो भी बदकिस्मती से बेचारी हुँ, मार्च महीने में चली गई है। उनके बाप का नाम, उनकी माता का नाम किताबों में मिल जाता है, बच्चों का नाम। और वो बार-बार हर कोई मतलब है कह रहा है। बात तो हमें जो करने की ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि उनका जो मिशन है, जी, उन्होंने ये इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों लेना पड़ा? जी, उन्होंने स्टेप लिया, पुलिस सर्विस कमीशन में हमारे बंदे लग रहे हैं, रिजर्वेशन हमें मिल रही है, हुँ, बेशक आधी रुई ही मिल रही है। तो मिल तो रही उन्होंने उस वक़्त कहा था भाई जो अगर हमें ज़मीनें दी हैं तो हमें राइट दो। हुँ, आज तक नहीं हुआ, हुँ, आज तक नहीं मिला। अभी भी हमने भारतीय दल साहित्य अकेडमी की तरफ से चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को अगले दिन मिले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा ये राइट रहता है और वो सिर्फ शेड्यूल कास्टों का नहीं है। हुँ, जम्मू के सारे जो लोकल हैं उनका राइट है जी, कि भाई आपने अच्छा किया, हुँ, रिफ्यूजियों को जो आपने मतलब ओनरशिप राइट दिए, हुँ, भाई जो लोकल यहाँ के हैं उनको भी दे दो ना। जी, अब किसी ने स्कूल बनाना है गवर्नमेंट ने, तो वो जाकर के शेड्यूल कास्ट की जमीन देखता है हुँ, उस गांव में और झंडा लगा देता है जो गवर्नमेंट की है। जी, वो बेचारा पिछले 70 साल से उसको काश्त कर रहा है, वो आज कहाँ जाए जी बच्चे लगे। जी, उसको ना पैसा ना धेला ना कहना ना बात, धक्के मारते हो निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि वो ये दे दो। भगत अमरनाथ ने भी कहा, हुँ, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, हुँ, नहीं मानी गई बात। हुँ, वो बात आज तक लिंगरान कर रहे हैं। जी, एट्रोसिटी है। जी, पुराना रूल जो था वो 2015 में नया किया गया था कि भाई पुराने से अफेक्ट नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद क्या हुआ? हुँ, आज भी लोगों के साथ दफ्तरों में भी छुआछूत हो रही है, मोहल्लों कुओं में पर भी हो मोहल्लों में है रही ये। है और कंट्री में आज भी मतलब है मुर्दा जलाने पर हो रही है, घोड़े पर उतारा जा रहा है। हुँ, तो एट्रोसिटी एक्ट किस लिए है? हुँ, अगर उस पर तो आपने काम करना है। जी, कानून हमारे बहुत बढ़िया है, हुँ, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले जो है उसमें कमी है। जी, तो मैं सारे आप लोगों को सबसे शांत कहूंगा कि भाई वो एक ड्रास्टिक स्टेप लिया था भगत जी ने, हुँ, हम उनको नमन करते हैं। जी, वो वक्त की डिमांड थी, लेकिन अब हमें इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, और नॉन वायलेंस, बुद्धा और कॉन्स्टिट्यूशन, हुँ, इन दोनों की सीख से चलना चाहिए। इसी जी, में फायदा है जी, हमारा भी और समाज का जी। खोसा साहब, एक सवाल बड़ा कॉमन सा सवाल है, जब आप सोचिए तो ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि भगत अमरनाथ जिन लोगों के लिए लड़े, जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, उस बहुजन समाज ने भगत अमरनाथ से क्या सीखा? उनकी शहादत के बाद कुछ समझ पाया बहुजन समाज? उनके उस रास्ते पर चल पाया जिस रास्ते पर वो लेकर के जाना चाहते थे? भी। देखिए ये जो स्ट्रगल की बात है, हुँ, ये तकरीबन तकरीबन हर बंदे के अपने शरीर से, दिल से, दिमाग से पैदा होती है, तब वो जाता है, क्योंकि इसमें दिक्कतें बहुत हैं, हुँ, इसमें फाका कशी है, इसमें दौड़ धूप है। हुँ, तो इसलिए जो भी कोई इस रास्ते में आया, हुँ, वो अपनी जान की बाजी लगा करके आया, हुँ, जिनमें भगत अमरनाथ जी भी एक थे। जी, डॉक्टर अंबेडकर जो दुनिया की किसी भी पोस्ट में पहुंच सकते थे, हुँ, उन्होंने वो सब अपना सुख सुख आराम छोड़ा और वो ये रास्ता अपनाया। जी, महात्मा ज्योतिबा फूले को देखिए, हुँ, उस वक्त वो हायर सेकेंडरी पास थे हुँ, और तब मेरे ख्याल में 5वीं पढ़ेगा आदमी जो था उसको भी नौकरी मिल जाती थी, नौकरी ले लेता अपना कहीं, तो नहीं लिया। जी, ये तो पर्सनल कमिटमेंट की बात होती है। हुँ, बाकी दूसरा समाज की तरफ से समाज जो है उनको कई ऐसी परेशानियां समाज की देखने में
उनका मन बन जाता है। तो ऐसे है, जो भगत अमरनाथ जी ने जितना काम किया, तो भगत अमरनाथ जी के काम का फायदा हुआ जी। भगत अमरनाथ जी से पहले 69 और 1969 और 70 में जी सर्कुलर निकला था जी। रिजर्वेशन का। तो वो सर्कुलर जो थे, वो सर्कुलर ऐसे ही जैसे मतलब नदी के टोकरी में फेंक दो। भगत अमरनाथ जी ने लोगों को भी समझाया, लोगों के बाहर इलाकों में गए, और उन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम दिया कि साहब इस तरह से हमारा लोगों का भला नहीं हो सकता है, आप ये पॉइंट जो है ना ये कर लीजिए। जब गवर्नमेंट की उन्होंने अनदेखी देखी, तो उसने कहा जी अब मेरे पास एक ही बात है, एक ही चारा है कि अपनी जान की बलि लगा देता हूं। जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया, उसने एक दिन पहले मैं उनसे मिला था। आप मिले थे उनसे? मैं उनसे मिला था एक दिन पहले। मेरी बटोत में नौकरी थी, मैं वहां से आया था, उनसे मिलते रहते। तो मैंने उनको, सच्ची बात है कि मैंने उनको कहा भगत जी, ये इतना स्टेप जो आप ले रहे हैं, ये अभी समाज तैयार नहीं है, आपकी जान का हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो कमिटमेंट की बात कह रहा हूं, और वो मुझे कहने लगे तू मुझे डराने आया है, चलेंगे मेरे साथ दुश्मन भी मेरे, ये बखरी ये गल मुस्कुरा के चलणगे, ये कमिटमेंट की गल है। अब उसके बाद जो उन्होंने कहा, उनके 17 पॉइंट थे जी। 17 पॉइंट पर अगर आप नजर लगाएं तो वही बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज तक नहीं सॉल्व होने की वजह से भी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि क्या भगत अमरनाथ जी जब शहादत देते हैं, जो वो करना चाहते थे, क्या उस रास्ते पर बहुजन समाज चल पाया? यही वो सवाल है कि जो पॉइंट्स आप डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक अगर वो उनका कोई हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने उनके रास्ते को फॉलो नहीं किया, हम उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हुए। हम उनकी लड़ाई में एक हिसाब से देखा तो शामिल नहीं हुए, टू बी वेरी फ्रैंकली जी। दूसरा ये है कि ये जो शहादत देने वाले लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और जितना भी सारा काम है, अब शहादत जो है ये भी कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा, जबकि वो गया जमाना महात्मा गांधी के टाइम का, और महात्मा गांधी भी अगर आजादी के बाद उन्होंने ये जो देखा हमने, आजादी के बाद अगर उन्होंने भूख हड़ताल और इसका ये काम किया होता, तो शायद वो भी कामयाब ना होता। वो उस वक्त अंग्रेज थे जो आदमी की वैल्यू जानते थे, मतलब इंसानी जिंदगी की वैल्यू जानते थे, और जो इंसानी सोच है उसको की वैल्यू कदर करते थे। तो तब जाकर के जो महात्मा गांधी है, उनका जो तरीकाकार था वो कामयाब हुआ। आज के हालात में ये बातें जो हैं, ये अब सार्थक नहीं रही। अब सिस्टम जो है वो बदला है। अब हमें पॉलिटिकली तरीके से, नॉन वायलेंस से ही काम करने से हमें फायदा मिलेगा, मरने मराने से नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वक्त, उस वक्त तो रूल भी था नहीं, उस वक्त तो एक जमाना था भगत अमरनाथ जी के टाइम में तो रिजर्वेशन यहाँ थी नहीं थी जी। जबकि 1932 में पूना पैक्ट में ये बात जो है ये मानी गई थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें ये लिखी गई थी। लेकिन 1944 तक, जब तक बाबा साहब वायसराय की काउंसिल में 42 से लेकर के नहीं आए, रिजर्वेशन का किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब भारत आजाद हुआ तो 1950 के बाद तो फिर ये रूल बन गया। तो कहने का ये है कि ये लड़ाई झगड़ा जो है, इस वक्त उस जमाने में लड़ाई झगड़े का टाइम था,
आज तो मुझे लगता है कि नॉन वायलेंस के हिसाब से है। जब कोई एक्सट्रीम हो जाए, बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई ये जो हड़ताल है, ये सारी हड़तालें वगैरह जो हैं, ये इसमें हमें कम शमूलियत करनी चाहिए। ये तब है जब आपके पास कोई चारा नहीं रहा। जब कोई चारा नहीं है फिर आप लॉकआउट के लिए जाइए। तो आप क्या मानते हैं कि भगत अमरनाथ जी के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था? बहुजन उनके समर्थन में नहीं था? बहुजन उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा था? उस वक्त भी ये चारा जो था ना, अगर देखा जाए तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप था, बहुत एक्सट्रीम। पहले तैयारी होनी चाहिए ना इतनी। तो समाज कितना तैयार था जिस वक्त उनकी वो हुआ, उन्होंने शहादत ली जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जहां जम्मू में इतना जबरदस्त अरेंजमेंट किया था कि ये पता नहीं क्या कर डालेंगे, लेकिन उन्होंने ही कह के रखा था कि कोई वायलेंस नहीं करनी, खुद मेरे मरने के बाद कोई आप वायलेंस नहीं करोगे। शहीद भगत अमरनाथ जी ने खुद कहा था? हाँ, खुद कहा है कि मेरे बाद कोई तशद्दुद नहीं करना है। तो इसलिए लोग जो थे इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने वो जो हो सकता था माहौल में वो नहीं किया। ये भी एक उनकी थी। बाकी रहा हमारा समाज। समाज जो है, इसमें सबसे पहले जो मसला बनता है वो लोगों को रोटी रोजी का बनता है जी। शहादत देने वाले बहुत कम होते हैं। 1857 में भी क्या नाम था उनका, वो एक था क्या नाम था उनका, मातादीन भंगी। मातादीन। अकेले लोगों पर ज्यादतियां तो बहुत हो रही थी, मातादीन ही एक निकला था जिसने शहादत दी थी। लेकिन जिक्र तो मंगल पांडे जी का होता है। नहीं, वो दूसरी बात है। वो इसलिए होता है कि हम में से कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लिखने वाला कोई नहीं था। अब आप देखिए हमारे संतों की भी जो वाणियां हैं वो हम में से थोड़ी किसी ने लिखी है। वो तो जिसकी मर्जी आई उसने लिख दी उस वक्त। ये तो फिर थोड़े बच गए जबकि 1604 में गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया, तो तब तक जो वाणियां थी और उनकी अपनी सोच थी गुरु साहबान की कि ग्रंथ साहब में जो बातें आ गई उसमें अडल्ट्रेशन नहीं हुई। जो ग्रंथ साहब में बातें नहीं आई, आप बात देखिए हमारे संतों के बारे में इतनी अडल्ट्रेशन है, इतनी कहानियां हैं। उन संतों ने इन कहानियों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन इस विषय से हम भटक जाएंगे, हम विषय पर आते हैं। विषय ये है कि एक चीज तो और कही जा रही है, शहीदों की बात हो रही है, भगत अमरनाथ जी की बात हो रही है, तो बाकी बात भी हो जाए शहीदों की। अब ये भी कहा जाता है कि देश की आजादी की लड़ाई में दलित समाज का कोई योगदान नहीं है, उन लोगों ने कोई योगदान नहीं डाला, अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आप सच्चाई की बात करते हैं, 1857 की लड़ाई, वो एक तो राजे महाराजे थे, किसी को पेंशन की फिक्र थी, किसी को अपने बेटे को राजा बनाने की फिक्र थी, रियासतों की फिक्र थी, रियासतों की फिक्र थी। वहां जान की बाजी लगाने वाला कौन था? वो दलित समाज था। और उसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ा दलित समाज को, जब उन्होंने ट्राइब्स ही हमारे जो थे वो अलहदा कर दिए और उनको उन्होंने नौकरी से भी निकाल दिया और उन्होंने क्राइम पेशा लोगों को की लाइन में डाल दिया, जिन्हें जराइम पेशा कहा गया है। जराइम पेशा जिनको किया गया, वो इसी की सजा थी कि 1857 में हमारे लोगों ने अंग्रेजों के बरखिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। क्राइम जो क्राइम पेशा वाले, उन्होंने 1872 में 75 में कुछ ऐसे करके उन्होंने रूल उस वक्त निकाला था। तो हमारे लोगों को उन्होंने कह दिया हर हफ्ते में थाने में जाना है। ये सजा हमें उस वक्त मिली थी। जो 1857 की लड़ाई थी, हमें पूरा एहतराम है मंगल पांडे जी का भी, लेकिन मंगल पांडे को ये बात बताने वाला कौन था कि जो कारतूस है, इसमें जो चमड़ा लगा है वो गाय और सूर का है,
ये चर्बी किसने बताया? चर्बी जो लगी होती थी वो। चर्बी जो थी, उस चर्बी को पहले मतलब है निकालना पड़ता था मुंह में डाल करके, तो फिर मुंह से खींच के निकालना पड़ता था कारतूस की जी। पीछे जो तो उसके वो प्रोटेक्शन लगी थी। हम्म। वो चर्बी जो है वो तो बनी थी गाय और सूर की चर्बी से, और वो मातादीन की जो घर वाली थी वो फैक्ट्री के अंदर काम करती थी, उसके सामने मिक्स होता था। उसने मातादीन को बताया, मातादीन की तरफ से मंगल पांडे को मिला, तो लड़ाई शुरू तब हुई। लेकिन मंगल पांडे का नाम कोई देता नहीं है। जब जिस वक्त आप देखेंगे रिकॉर्ड, जो इन पर केस चला था वो भी वर्सेज मंगल पांडे था। मंगल पांडे था कि मातादीन भंगी था? ना ना, मंगल पांडे पहले जो है वो फांसी पर जो लटकाया गया था वो उसको मातादीन को लटकाया था। ये बात बाद की बात स्टेट वर्सेस मातादीन उसी दिन था, लेकिन पहले उसको लटकाया गया था मातादीन भंगी को। हाँ, अब हमारे वाला लिखने वाला कोई नहीं, हमारा मतलब उसको था नहीं, और जिसने जिसका मर्जी आई उसने वो लिख दी। अब आप देख लीजिए, इसमें 1857 से लेकर के 1947 तक आजादी की लड़ाई चली। उसके बाद एक सर्वे हुआ था जी। उस सर्वे में कितने लोगों ने शहादत दी उसकी लिस्ट बनी थी जी। उसमें 68.3 68.3 वो दलित समाज के लोग थे। दलित समाज के 68.3 थे, मतलब 70% के आसपास जनसंख्या जो थी वो बहुजनों की थी। हाँ, कुर्बानी देने वालों में। इंडिया गेट दिल्ली में जो है चल रहा है, इंडिया गेट जो दिल्ली में है उसमें 95,300 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने शहादत दी थी। उसमें 12% जो है वो दलित समाज के हैं और 14% जो है वो ओबीसी के हैं। कहाँ पीछे रहा दलित समाज? फिर हिस्ट्री में क्यों नहीं लिखा जाता और ये जिक्र क्यों नहीं होता? देखिए, अब हमारा समाज जो है उसको तो स्कूल जाने की इजाजत ही नहीं थी। ये तो मैं तो कहूंगा भला हो उन अंग्रेजों का जिन्होंने ये रूल बनाया कि जो ब्रिटिश आर्मी में कोई भी होगा उसके बच्चे को आप स्कूल जाने से नहीं रोक सकते, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को एजुकेशन मिली। अगर उसका बाप आर्मी में नहीं होता था उसको शायद आर्मी ये तालीम का वो मिलता ही नहीं, बिल्कुल अधिकार ही नहीं मिलता उन्हें जी। और उसके बाद देखिए आप इसमें 1950 के बाद 1950 के बाद 3% के आसपास एजुकेशन का खर्चा रहा है जीडीपी का। जीडीपी 3% के करीब एजुकेशन पर है। तो कैसे लोगों को वो एक जो कहा जाता है एवरी चाइल्ड 14 साल से नीचे जो है उसको एजुकेशन दी जाएगी, कैसे होगा ये? क्रॉस दी टेबल कोई बात करके देखे कि 14 साल तक हर बच्चा स्कूल में होगा। आज 80 साल हो गए हैं आजादी के हुए, आज भी बाजार में जाकर के देख लीजिए आपके कितने बच्चे जो हैं वो वहां कोई काम कर रहा है, कोई रेडी धकेल रहा है, कोई मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो क्या भारत के बच्चे नहीं है? वो भी तो भारत के ही बच्चे हैं जी। तो इसलिए ये है कि ये समाज जो है, जो हमारा कहना जो है कोई लड़ाई का नहीं है जी। संसार जी, मैं ये आपको ये बता दूं, हमारा ये मुश्किल है जो हम अपने समाज को, जो संपन्न समाज है उनको कहते हैं कि भाई काम हम करते हैं। आज तो ये बन गए हेल्थ सेंटर बन गए, डॉक्टर बन गए। एक जमाना था हमारे समाज के बगैर किसी का बच्चा पैदा नहीं होता था। सारी दाइयां हमारी माताएं बहनें थी। एक खेत में दाना नहीं उगता था बगैर हमारे, क्योंकि किसान हम थे। पानी पीने तक के बर्तन तक नहीं थे अगर ये लोग बर्तन ना बनाते। कपड़ा तो सब लोगों को हमारे बुजुर्गों ने बना के दिया। तन ढकने के लिए कपड़ा यहाँ से बना, और तन ढकने के लिए उनको नहीं मिला। बर्तन हमने दिए, जूते हमने दिए। कौन सी चीज है जो हमारे बुजुर्गों के बगैर कहीं आई है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं। खुद वो नंगे पांव थे,
खुद वो बिना कपड़े के घूमते रहे। यही बात थी जिस पर भगत अमरनाथ जो हैं उनको भी तंगी होती थी। अब आप देख लीजिए, भगत अमरनाथ जी ने एक पॉइंट रखा था कि भाई हमारे पार्लियामेंट में जो है वो आप रिजर्वेशन भेजिए जी। 18वीं लोकसभा बनी है। हर लोकसभा में 6 और 4 10, 6 इसके लोकसभा के और 4 राज्यसभा के मेंबर J&K से जाते हैं जी। वो 18 साल में 18 बार में हो गया 180। 180 MP आज तक जम्मू कश्मीर बने हैं लगभग। और शेड्यूल कास्ट का एक भी बंदा आज तक नहीं जिसने पार्लियामेंट अंदर से जाकर के देखी हो एज मेंबर जम्मू कश्मीर से एक भी नहीं। अब MLC का मतलब है वो तो खत्म हो गया मसला जी। 500 MLC बनता था, उसको गाड़ी भी मिलती थी, मकान भी मिलता था, उसकी सिफारिश भी चलती थी और पेंशन भी मिलती थी। हमारे वालों को क्यों नहीं लिया? फिर ये सारी बातें होते हुए भी अगर हम ये किसी को कहते हैं कि साहब ये हमारे साथ जाती है तो फिर वो हमें हमारी बात नहीं मानता, कौन मानेगा? सर्वे के मुताबिक 10% भारत के लोग ऐसे हैं जिनके पास 70% से ज्यादा वेल्थ है, नेशनल वेल्थ। 10% लोग और 70% जो है वो वेल्थ है उनके पास। तो बाकी आप देखो 30% के पास जो 90% है उनके पास 30% है। तो फिर डिस्पैरिटी कैसे जाएगी? गवर्नमेंट को अगर हम नहीं कहेंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं कहेंगे, आज के डेट में हम नहीं करेंगे। अब दूसरा ये है कि थोड़ा सिस्टम बदलने की लोड हम कहते हैं। भगत अमरनाथ जी ने शहादत दी, वो वक्त का उस वक्त तकाजा था। आज हम ये कहते हैं कि हमें ये जो तरीके हैं इससे अब्सटेन करना चाहिए, नॉन वायलेंस के हिसाब से करना चाहिए। सबसे उस वक्त तो लाठी डंडा और ये मतलब है ताकत का प्रतीक होता था। आज वोट है, हमें सबको कंसोलिडेट होकर के वोट की ताकत से चलना चाहिए, वोट अपना बचाना चाहिए। जो आदमी हमारा 5 साल तक हमारे एक गली बनाने के लिए हमें नाक की लकीरें निकलवाता है, वो अगली बार फिर आता है, फिर हम चाय पिलाते हैं, फिर वोट दे देते हैं। ये समझना होगा। देखिए आज एक ट्रेंड ही बदल गया है पॉलिटिक्स में। जो पॉलिटिक्स है आज की उसमें ट्रेंड ही बदल गया है। लेकिन फोंसा साहब इसमें एक चीज है, बहुजनों की जो बस्तियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू खत्ते की बात करूं, यहाँ पर जो पार्षद जीते, MLA जीते, सबसे ज्यादा वोट उन बस्तियों से उन लोगों को मिलता है। लेकिन जब उन बस्तियों की साफ सफाई, उन बस्तियों की तरक्की की बात हो तो उन बस्तियों को इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए भाई साहब, सियासत में क्या होता है, सियासत में आदमी को मांगना पड़ता है, अदरवाइज भी जिंदगी में आप आए हैं तो अगर आप मुझे पानी नहीं मांगेंगे तो हो सकता है घर का कोई तो आपको पानी ना पिलाए। डॉक्टर अंबेडकर ने मांगा अपने हक की, डिमांड रखना पड़ेगी, डिमांड्स रखनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना एक्ट जो था उसमें उनकी डिमांड थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसकी डिमांड थी, हर जगह जहां वो जाते थे वहां उनकी डिमांड थी। कॉन्स्टिट्यूशन में 299 लोग थे, उनके साथ उसकी डिमांड थी कि मेरे लोगों के लिए ये करना है, करो, कन्विंसिंग करके। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बनाया गया, कहते हैं एक एक्ट पर डिस्कशन हुई है और दिन भर कई दिन डिस्कशन हुई है। 17-18 हजार तो क्वेश्चन बाबू डॉक्टर साहब को लोगों ने पूछे थे उस वक्त, जो नहीं चाहते थे कि बहुजनों को उनके अधिकार नहीं, वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते थे, तो सबकी क्लैरिफिकेशन दी है।
सबको कन्विंस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बाबू डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ड्राफ्ट किया है, राय तो सबके लिए है जी। आज उन्हीं के बाल बच्चे हैं तो वो क्यों उनकी राय जो है वो भूल गए हैं। ये हमें सरफराज की बात था। अब देखिए उसके बाद क्या था हमारे यहाँ 1931 में 1 लाख बंदा जो है वो माशा नार सिंह जी ने यहाँ रत्तियों में इकट्ठा किया, जिसमें भगत सजूराम जी थे और बाकी बुजुर्ग थे उनके साथ। उन्होंने डिमांड रखी पे हमारे साथ छुआछूत होती है, बाकी सारे मजहबों वालों के बुजुर्गों को बुलाया उनको सबको कि भाई हमारे साथ छुआछूत होती है, हम जब छोड़ देते हैं, अगर आपके पास आएंगे तो आप भी यही करोगे। ये जवाब दे दो। उन्होंने सबने कहा नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने फिर हिंदुओं के जो लीडर वहां गए थे हमारे, उनसे पूछा, सीनियर लीडर, उन्होंने कहा भाई हमें आप 3 महीने का टाइम दे दो। तो उन्होंने मांगा वहां स्ट्रेस से, वो तब जाकर के महाराजा हरि सिंह की तरफ से स्कूलों में एडमिशन, मंदिरों के दरवाजे खुले, स्कॉलरशिप में हुआ, पानी पीने का। यहाँ तो आज भी आपने कवर किया होगा, यहाँ हमारे ये एक गांव है जहाँ आज भी एक मिशन ग्राउंड कास्ट पर है, आपने कवर की होगी खबर वो। बिल्कुल। तो फिर हम इकट्ठे कैसे होंगे, ये कैसे हो जाएगा कि भाई हम सब एक हैं। भारत एक तब होगा जब सबके घर में चूल्हा जलेगा। हम तो कहते हैं कि भाई जल्दी से बात जो मान जो हमारी, ताकि सबका चूल्हा जो है वो जलना शुरू हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद भगत सज्जूराम उन्होंने मतलब असेंबली में मांगा। यहाँ ऐसा था कि जिस वक्त हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में लड़के जाते थे, वहां स्कॉलरशिप ले लो या लोन ले लो, उससे गुजारा होता नहीं था, घर पर पैसा कोई था नहीं, हम लोग सारे उधार लेकर के गए थे वहां जी। उन लोगों ने मांगा, गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेस की कि इनको स्कॉलरशिप और लोन दोनों मिलने चाहिए। मिला। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सारे वो कितने हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जिसने हमारी मदद करनी थी, आज हमारे पास 11 मेडिकल कॉलेज हैं जी। पहला मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर का है वो 58 में खुला था, तब से चल रहा है, प्रिंसिपल तब से लग रहे हैं जी। जम्मू वाला जो है वो शायद वो उसको भी 30-35 साल हो गया बने हुए। आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं और आप जो हिसाब लगाओ, एकमात्र प्रिंसिपल शेड्यूल कास्ट का हुआ है आज तक इन सारे कॉलेज में, एक प्रिंसिपल, और उसको भी 4-6 महीने इन्होंने ऐसे ही खज्जल किया इधर मसला क्रिएट कर। हालांकि वो डीएम है, कोई ऐसे नहीं किया था कि वो कोई सिफारिश से किया था। बिल्कुल। और कंट्री का वो डीएम करना कोई आसान बात नहीं है। जम्मू का एक होनहार बच्चा जिसने डीएम किया था, उसको प्रिंसिपल एक बंदा बना, 11 कॉलेज, और पिछले मतलब 60 साल से कॉलेज चल रहे हैं, एक बंदे को उन्होंने जी। अब बताओ ये फिर अगर हम कहेंगे नहीं तो कौन कहेगा जी। हमारा जब आप आज तक अक्रॉस द टेबल कोई बात कर ले हमारे साथ, कितने डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने रोस्टर पर काम किया है। भगत अमरनाथ जी ने रिजर्वेशन की बात की, प्रमोशन की बात की, आज प्रमोशन हमारे बच्चों की क्यों नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा। मतलब हो क्या गया ये, मतलब हम तो यही सारी मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं सब लोगों से। बहुजन जो राजनीतिक लोग हैं, जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं। नहीं, बहुजन के जो नुमाइंदे हैं ना, उनको आप देखिए वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनकी मजबूरी है, अपने लोगों की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो अपने देखिए वो करेंगे, उन पर पार्टी का डिसिप्लिन लगता है, लेकिन और पार्टी के डिसिप्लिन में वो सब कुछ हमारे घर में जन्म लेंगे, हमारे घर में पढ़ेंगे, खर्चा हम करेंगे, सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने पार्टी में जाना है, क्योंकि हमारी तो कोई पार्टी यहाँ बनी नहीं, ना बढ़ने दी, तो वो जो लोग हैं जो उसमें वही एक सिस्टम था जो बाबा साहब के टाइम में उन्होंने अंग्रेजों को समझाया था, वो तो 1932 में ले लिया। वो था 2 इलेक्शन, ड्यूल वोटिंग,
पहले हर शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी के बंदे को के लिए रिजर्व कैटेगरी के लोग ही वोट डालेंगे पहली इलेक्शन में, फिर दूसरी इलेक्शन होगी जिसमें सब डालेंगे। पहले रिजर्व जो कैटेगरी का बंदा है उसको आकर के दोनों हाथ खड़े करके कहना है कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं ओबीसी का हूँ। आज कोई मानता ही नहीं कि मैं भी हूँ। मतलब वो जो 1932 में हमारा राइट ले लिया गया था ना महात्मा गांधी के मरण व्रत में, उसने बहुत नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संसार जी, आपका बहुत बहुत